चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखेंगे जैसे कि इस चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है आपका, ठीक है। दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर क्या था, सारांश था। एनसीईआरटी का 7 क्लास का जो पहला चैप्टर जो था वो आपका क्या था, केवल सारांश था, जिसमें आपको बताई गई थी चीजों को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका कौन सा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, इसे अगर हम इतिहास की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो मेडिवल इंडिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला, ठीक है। मेडिवल इंडिया जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इन्हीं फैक्ट को जरा आज समझेंगे, ठीक है। इन्हीं फैक्ट को जरा आज समझेंगे, ठीक है। और इन फैक्ट को समझने के क्रम में जो प्रश्न जो आएगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा चीजों को बता दे रहा हूँ। 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कब से, 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी, ठीक है। 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी की समय काल की बात करेंगे तो कितने वर्षों का समय काल हो जाएगा, सिंपल प्रश्न, ठीक है। कितने वर्ष का समय काल हो जाएगा, 700 से 1200। ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। 500 वर्षों का समय काल आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ मतलब प्रमुख राज्यों के बारे में दिया गया है, जो कि ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट है, मान्यकेट है, चोल है, चेर है, पांड्यन है, ठीक है। दक्षिण भारत के राज्य है। उत्तर भारत में जाएंगे तो ये देख रहे, ये वाला इलाका जो दिल्ली का इलाका है, और दिल्ली के नीचे की आसपास की बात की, उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो गया, ये बनारस हो गया, प्रयाग हो, वहां पे चंडेल मिलेगा। फिर इधर आएंगे तो आपको गुर्जर, प्रतिहार और परमार मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे चहमान डायनेस्टी मिल जाएंगे। इसी का एक प्रमुख शासक जो थे पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है। चहमान वंश के ही थे, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें। उधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे तिब्बत मिलेगा, यहाँ पे एक नेपाल मिलेगा जो कि स्वतंत्र देश शुरू से था। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाका में एक नया डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग कौन सा डायनेस्टी बोलते हैं, अहोम, क्या बोलते थे, अहोम राजवंश बोलते, क्या बोलते हैं, अहोम राजवंश बोलते हैं। ये एक स्वतंत्र राजवंश था, इसको कब्जा करने के लिए बहुत सारी कोशिश होगी, लेकिन मुगल कभी भी इस पे मतलब अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा अहोम पर, ठीक है। ध्यान में, कश्मीर में भी जाएंगे तो कश्मीर में भी आपको यहाँ पे झेलम नदी के पास मतलब एक नया राजवंश आपको देखने को मिलता है। तो इस सारे सारे नए राजवंश जो थे, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं इन्हीं चैप्टर में बहुत सारे नए चीजों के बारे में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये आईएएस हमको मैसेज कर रहा था, सर हमको रिमूव कर क्या कर दिए, 2 साल से मैं इस ग्रुप में, 7 महीना पहले ग्रुप बनाई, 2 साल से। उसके बाद बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा मानचित्र में यहाँ पे क्या दिखा है, देखिए गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहमान, ठीक है। चहमान किसको बोलेंगे, तो चौहानों का ही मतलब चहमान बोलेंगे, ठीक है। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, पृथ्वीराज तृतीय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इतना आपको बोलते थे ध्यान में तो रखना है। क्या पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, या फिर पृथ्वीराज चौहान कहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए। इतना आपको ध्यान में, आपको इन सारी प्रश्नों को आपको ध्यान में आपको रखना है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या था, ठीक है। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नए राजवंशों का उदय होगा, ठीक है। क्या होगा, नए राजवंशों का उदय। ऊपर में जितना राजवंश के बारे में हम लोग देखे हैं ना, उन्हीं के बारे में हमको नीचे में आपको देखना है। तो नए राजवंशों का उदय किस तरीके से होता है, इनके फैक्ट को जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कोई आदमी अगर चाहेंगे आप में से, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नए राजवंशों का उदय किस तरीके से चीजें निकल कर आएगी, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बड़े साहब, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा। सर, मेरे साइड में नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़िए पल्लवी जी, पढ़ सकती है तो पढ़िए, हाँ पढ़िए, आपकी तो आवाज सही आती है, माइक बंद कीजिए आप। हम्म। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, प्रेम मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे।
इनका ही आवाज कट रहा है। आपका आवाज भी कट रहा है। जिनका हम अच्छा यहाँ से आवाज आ रहा है पढ़ रहे वही हैं। आवाज। कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अच्छा, एक सेकंड। जी सर, अब आवाज आ रही है? अभी सही है। जी सर। इस मैं तरह का सेकंड पैरा उदाहरण से फिर पढ़िए से यहाँ। पढ़ती हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पढ़िए। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मनन क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्रदान प्राप्त कर एक लेगा। मिनट, ठीक है, रुक जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे नए राजवंशों का उदय किस तरीके से होता है। तो देखेंगे 7वीं सदी आते आते उप महाद्वीपीय के विभिन्न भागों में बड़े स्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, ये लोग कौन थे? तो राजा लोग प्राय उन्हें अपने, ठीक है, मातहत या सामंत के रूप में मानता देते थे। किन्हें मानता देते थे? तो बड़े भूस्वामी को। किसे देते थे? बड़े भूस्वामी और योद्धा के जो सरदार जो होते थे। दो कंडीशन था इसमें। एक तो जिनके पास भूमि की संख्या अधिक होती थी या फिर उनके पास सेना होता था, ऐसे लोगों को सामंत के रूप में मानता देते थे। ठीक है, उनसे उम्मीद की जाती थी राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए। ठीक है, मतलब राजा के वफादार बन के रहे। ठीक है, ध्यान में रखना है। और उन्हें सैन्य सहायता भी मतलब क्या करे? प्रदान करे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता था? अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे महान मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था? सामंत जो था अपने आप को कभी कभी महासामंत, ठीक है, मतलब महासामंत घोषित कर देता था, महामंडलेश्वर भी घोषित कर देता था। इससे होता यह था कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की वो कोशिश करता था। कभी कभी वो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने की दावा भी करते थे। कभी कभी ये इतने अपने आप को शक्तिशाली होने की दावा करते थे, ये बोल देते थे हम जो क्या है राजा से मतलब क्या है? तो राजा से मतलब अधिक मतलब क्या है? तो अधिक मतलब शक्तिशाली है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। सामंत, मुख्य रूप से सामंत का काम क्या होता था? तो राजा को मतलब क्या करना? सैनिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब देखेंगे इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में जाएंगे तो राष्ट्रकूट के समय आपको देखने को मिलता है। किसका समय देखने को मिलता है? राष्ट्रकूट के समय देखने को मिलता है। और जो कि शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनिष्ठ थे। ठीक है, शुरुआत में जो थे राष्ट्रकूट किसके अधीन थे? तो चालुक्य के अधीन थे। किसके अधीन थे? चालुक्य के अधीन थे शुरुआत में राष्ट्रकूट। ठीक है, लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने आप चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ये दंती दुर्ग जो था ये आपको राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, शुरू में जो था ये आपका जो शुरू में बात करेंगे तो राष्ट्रकूट किसका मतलब अंदर में था? तो ये चालुक्य के अंदर में था। किसके अंदर में था? चालुक्य के अंदर में था। लेकिन एक मतलब राष्ट्रकूट का सरदार जो था जिसका नाम था दंती दुर्ग, उसने चालुक्य से बोला से भाई साहब हम जो है क्या है स्वतंत्र है हम, और उसने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसे हराया और हिरण्य गर्भ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान किया। तब ध्यान में रखिएगा, पूछेगा हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किसने किया? था दंती दुर्ग करेंगे। कौन करेंगे? दंती दुर्ग करेंगे। कौन करेंगे? तो ध्यान में रखिएगा दंती दुर्ग करेंगे, याद रहेगा। उसने मतलब अनुष्ठान किया और अपने आप को मतलब क्या किया? मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दंती दुर्ग किससे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे? तो चालुक्य से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ये बात का ये अनुष्ठान जो होता था, ये एक अनुष्ठान जो होता था ब्राह्मणों की सहायता से मतलब संपन्न किया जाता था। तो ये माना जाता है कि इससे याजक, ठीक है, जन्मना क्षत्रिय न होते भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था आप ऋग्वैदिक रीजन में पढ़ेंगे तो वहां पे 4 प्रकार के वर्ण था। एक वर्ण उसमें क्षत्रिय था ना, एक वर्ण क्षत्रिय था जो कि आगे चल के राजपूत का कॉन्सेप्ट क्षत्रिय से निकल कर आया। तो देखेंगे इनका मुख्य काम होता था शासन करना। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर शासक क्षत्रिय नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर अगर शासन करने की शक्ति है, तो अपने आप को क्षत्रिय न होते भी शासन कर सकता था। लेकिन अपने आप को मतलब क्षत्रिय में कन्वर्ट करने का एक मतलब उन्होंने मतलब एक सामाजिक तौर पे एक प्रथा चली आ रही थी, सिर्फ यज्ञ करना पड़ता था। ठीक है, कौन सा यज्ञ करना पड़ता था? तो वहां पे आपको यज्ञ हिरण्य गर्भ का यज्ञ करना पड़ता था। जब ये ब्राह्मणों की सहायता से भी संपन्न हो जाता था तो इससे याजिका जन्मा क्षत्रिय न होने भी, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय में जन्म नहीं लिया है फिर भी उसे दोबारा मतलब क्षत्रिय तो मतलब प्राप्त हो सकती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ अन्य उदाहरणों में
कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने भी अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर बात करें कदम का मयूर शर्मन, ठीक है, कदम वंश का फाउंडर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मयूर शर्मन, और गुर्जर प्रतिहार का हरिचंद ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने आप को सफलतापूर्वक स्थापित किया। मतलब समझ रहे ये लोग, मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया दंती दुर्ग का एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको इसलिए दिया क्योंकि दंती दुर्ग, ठीक है, शुरुआत से ही मतलब क्या थे, शासक नहीं थे। क्या नहीं थे? शुरुआत से मतलब शासक नहीं थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, शुरुआत हाँ से सर मतलब शासक नहीं थे, पहले सामंत थे, सामंत लेकिन थे अपने आप को मतलब क्या गया, जी क्षत्रिय के रूप में स्थापित किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात के कदम की बात करेंगे, तो कदम की बात करेंगे तो ये भी मतलब क्या था कि ये इनको भी मतलब ये इनकी उद्यमी परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखिए, इसको बेस्ट परिवार कह सकते हैं, ठीक है, उद्यमी परिवार डेट मीन्स जो व्यापार वगैरह करने का वो रखते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कदम जो थे, ठीक है, ये आपके मयूर श्रमण कदम वंश के फाउंडर जो थे, ये भी मतलब क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी मतलब क्या किया, शस्त्र का मतलब इस्तेमाल किया और इन्होंने अपना क्या किया, एक मतलब राजवंश को स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया, तो ध्यान में रखना कहाँ पर स्थापित किया, तो कर्नाटक के क्षेत्र में। तीसरा व्यक्ति की बात की राजमहल गुर्जर प्रतिहार कर्नाटक वंश के में हरिचंद्र ब्राह्मण थे, ठीक है, नाम में लग रहा है ये भी ब्राह्मण थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपने आप को परंपरागत पेशे को छोड़ दिया और इन्होंने भी शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कहाँ पे रूल किया, तो राजस्थान में रूल किया। डेट मीन्स यहाँ पे शासक का कॉन्सेप्ट मतलब बदल जाएगा। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, राजपूत होने का मतलब ये नहीं सब राजपूत वंश से पैदा हुए, ठीक है, राजपूत के जो सेना नायक होते थे वो भी राजपूत होता था, ठीक है, जो और भी लोग मतलब राजपूत हो सकते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय में पैदा आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी बताया जो लोग क्षत्रिय नहीं होते थे, जो कि जन्मना मतलब जन्म से जो क्षत्रिय नहीं होते थे, वो भी क्षत्रिय, वो भी मतलब क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व को प्राप्त कर सकते थे। इसके लिए आपको क्या वैदिक अनुष्ठान करवाने होते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, समझ गए। जी जी ठीक है, इधर चित्र में कुछ दिया हुआ था सर, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति पढ़िए चित्र, उसको। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। देखिए एलोरा की गुफाएं जाइएगा तो वहां पे मतलब शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध तो है ही, ठीक है, पत्थर से वहां पे चित्र आपको देखने को मिलता है। एलोरा की गुफा नंबर 15, ठीक है, कभी कभी सीधा सीधा गुफा से पूछ देता है 14 नंबर गुफा में किसकी तस्वीर बनी हुई है, 15 में किसकी है, तो जो 15 नंबर गुफा में जाएगा तो भित्ति चित्र है, कौन सी है, भित्ति चित्र है। वहां पे आप देखेंगे जिसमें विष्णु का नरसिंह अवतार को दिखाया गया, ठीक है, विष्णु के नरसिंह रूप को दिखाया गया, जिसमें से उनका शरीर किसका बना हुआ, तो पुरुष का भी बना हुआ और सिंह के रूप में दिखलाया गया, ठीक है। ये किस काल की, राष्ट्रकूट की है, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ से बन गए। एलोरा की गुफा में है, गुफा नंबर कितना है, तो 15 में है। 15 है। कौन सा अवतार है, तो विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार है, नरसिंह जिसमें अवतार आधा शरीर मतलब इंसान का, आधा शरीर मतलब सिंह का है, ठीक है। किस काल से संबंधित है, राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछ दिया कुछ चित्र को लेके, ठीक है, चित्र को लेकर प्रश्न पूछ दिया, सब आदमी खोजते खोजते प्रश्न रह गया, सो मतलब है कहाँ, ठीक है, बाद में नंबर पता चला से एनसीईआरटी के, ठीक है, एक छोटा सा मतलब साइज में लिखा हुआ, ठीक है, माइक बंद कीजिए, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आप देखेंगे ये सारी चीजें जो चलाई जाती थी तो वहाँ पर राज्यों में प्रशासन किस तरीके से चलता था, ठीक है, मैंने बता दिया राजा किस तरीके से बनते थे, ऐसा नहीं से बाई बर्थ ही मतलब वो क्षत्रिय होना चाहिए, और भी चीजें थी जिसके अनुसार मतलब राजा बन सकता था। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे प्रश्न, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखना है मतलब प्रशासन को किस तरीके से मतलब, ठीक है, चलाते थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रशासन को किस तरीके से चलाते थे उसको जरा हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राज्यों में प्रशासन किस तरीके से चलता था। देखिए इन नए राज्यों में कईयों ने महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज, जैसे वहां पे सामंत लोग एक उपाधि धारण करते थे, जो कि कौन सा उपाधि था, महासामंत का उपाधि था। उसी तरह महाराजाधिराज का मतलब क्या होता था, राजाओं के राजा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। या फिर मतलब त्रिभुवन, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों की स्वामी, ठीक है, इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि जो थी राजाओं के द्वारा धारण किया गया, ठीक है। और ये धारण इसलिए करते थे क्योंकि इस तरह के दावों के बावजूद वो अपने सामंत और साथ साथ ही किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता सदारी करते थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये मतलब व्यापारी के साथ, ब्राह्मणों के साथ, किसान के साथ और बहुत सारे सामंतों के साथ मतलब क्या करते थे, अपना सत्ता को साझेदारी करते थे, ठीक है। मतलब सेंटर सत्ता ठीक था, लेकिन मतलब ऐसा नहीं से मतलब केवल राजा ही चलाता था, सत्ता चलाने में इन लोगों का मतलब भी अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होता था, योगदान होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं बताऊंगा आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसान
उत्पादक कौन होते थे? किसान होते थे। पशुपालक, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा क्या करता, त्यागने के लिए मनाया जाता था या फिर बाध्य किया जाता था। ठीक है, जो किसान होते थे, पशुपालक होते थे, कारीगर होते थे। ठीक है, तो इनको अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए, मतलब आई थिंक 1/3 क्या था? टैक्स था। क्या था? क्या होता था? एक हिस्सा मतलब क्या? त्यागने के लिए, मतलब क्या क्या लिखा हुआ है कि कितने में था? कभी कभी इन हिस्सों में, हाँ ठीक, इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा, मतलब सॉरी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा बोल रहा था। ठीक है, ध्यान में रखें 1/3 हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा मतलब क्या किया जाता था? इनको त्यागने के लिए कहा जाता था। दैट मीन्स इनसे टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था? इनसे टैक्स लिया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों पे लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त होने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। व्यापारी से भी राजस्व लेते थे। जो कृषक जो होते थे वो अपने उपज का एक हिस्सा देते थे। ठीक है, मतलब 20% भाग मतलब देते थे। ठीक है, जितना उपज होगा उसका एक हिस्सा दे दो। तो ये सारी चीजें मतलब चल रही थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 400 कर। ठीक है, अब देखेंगे 400 कर ये क्या था? ये 400 कर तो समझेंगे। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर जो था बेट्टी था। इंपॉर्टेंट रखेंगे, प्रश्न यहाँ पे बीपीएससी बहुत बार पूछा है। ठीक है, गलती नहीं करना। सबसे जो प्रमुख जो कर जो दक्षिण भारत में जो लगाए जाते थे उसको क्या बोलते थे? बेट्टी बोलते थे। ठीक है, अब बेट्टी किस प्रकार का टैक्स था उसको जरा समझेंगे। तो बेट्टी जो नगद के बजाय जबरन श्रम करके वसूला जाता है। कई बार बीपीएससी मतलब वसूला पूछा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बेट्टी टैक्स जो था उसमें नगद नहीं लिया जाता था, कैश नहीं लिया जाता, इसमें बेगारी करवाई जाती थी। क्या करवाई जाती थी? बेगारी करवाई जाती थी। डेट मीन जबरन श्रम करवाया जाता था, यानी समझे। और देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एक और टैक्स था जिसका नाम था कदीमाई। क्या नाम था? कदमाई। क्या था? कदमाई। ठीक है, ध्यान में रखें। क्या नाम था? एक का नाम कदमाई था। ये कदमाई जो था भू राजस्व था। दक्षिण भारत में चोल के समय कदमाई क्या था? भू राजस्व था। याद रखेंगे क्या नाम था इसका? कदमाई क्या था? भू राजस्व था, रेवेन्यू टैक्स था। जबकि मतलब यहाँ पे बात के बेट्टी जो था जबरन श्रम करवाया जाता है। ठीक है, मकान या छाजन डालने पे लगने वाला कर, या फिर खजूर या तार के पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी में इस्तेमाल करने वाला कर, पारंपरिक संपत्ति या उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब आपको मकान पे आपका छप्पर डालना है, ठीक है, तो इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता था। तार पे या खजूर के पेड़ पे आपको चढ़ना है, इसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता था। ये पारिवारिक संपत्ति या फिर उत्तराधिकार हासिल करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था। तो सारे प्रकार का टैक्स का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक आप दक्षिण भारत में आप जाएंगे, दक्षिण भारत में आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे विवाह के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, विवाह कर भी प्रचलन में था। कृष्णदेवराय के समय जब पढ़ेंगे तो उस समय विवाह कर भी देना पड़ता था। यहाँ पे दो तरह का टैक्स निकल कर आया, वन वाज बेट्टी एंड अदर वाज, ठीक है, कदमाई। तो आपको ये बताना है कदमाई जो था किस पे लगता था, अब बेट्टी किस प्रकार का टैक्स था, तो क्या बताएंगे? कदमाई भू राजस्व था सर। और ये बिल्कुल, कदमाई कैसा था? भू राजस्व था। बहुत सुंदर। और बेट्टी के बारे में क्या बताएंगे आप लोग? बेट्टी किस प्रकार का टैक्स था, तो क्या बताएंगे? जबरन ठीक श्रम है, था, बेगारी था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए चलिए, तो इन सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। इनको जो संसाधन जो मिलता था, चाहे मतलब राजस्व मतलब भूमि से मिले या फिर मतलब क्या मिले, नगद के रूप में मिले, या फिर मतलब किस तरह से दे, या तो जबरन आपको श्रम करके आपको चुकाना है, नगद के रूप में देना है, भू राजस्व के रूप में देना है, या फिर अगर आपके पास वो नहीं तो उपज का भी आपको अपना, अगर मान लीजिए आपके पास सामान वगैरह है तो उसके रूप में भी आप टैक्स दे सकते थे। ठीक है, अब राजा इन पैसों को क्या करता था, देखेंगे ये संसाधन जो राजा को जो मिलता था, तो यही संसाधन जो था राजा की व्यवस्था का मतलब वित्तीय आधार था। ठीक है, क्या था उनका वित्तीय आधार था, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। साथ में राजा जब होता था, जब राजा के पास जब पैसे जब आ जाते थे, क्या थे, राजा के जब पैसे जब आ जाते थे वो इनसे क्या करता था, इनसे मंदिरों का निर्माण करता था। क्या करता था? इनसे मंदिरों का निर्माण करता था, इनसे दुर्गों का निर्माण करता था। अब उसके अलावा इन संसाधनों का युद्ध में लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब राजा जो था वह मंदिर बनाता था या फिर अपना दुर्ग बनाता था, तो दुर्ग तो सुरक्षा के लिए बनाया, लेकिन मंदिर बना रहा, तालाब बना रहा, कुआं बना रहा, तो जिस राज्य में जितना मंदिर तालाब कुआं होता था वो राज्य जो उतना ही मतलब शक्तिशाली समझा जाता था। ठीक है, तो इसलिए भी राजा जो थे विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर पे विशेष प्रकार का मतलब ध्यान देते थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे लड़ाई जो होती थी तो इसमें भी मतलब क्या होता है, जो पैसे जो इनको मिलते थे राजस्व के रूप में, टैक्स जो मिलते थे, इनका वो इस्तेमाल करते थे, जिनमें से लूट की शक्ल
में ढल मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावनाएं बनती थी, ठीक है, जिनमें लूट की शक्ल में भी धन इनको मिल जाता था लड़ाई के समय में, तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं भी बनती थी जब युद्ध होता था। आप देखेंगे राजा जो था पैसा को वसूलता कैसे था, ठीक है, पैसा को वसूलता कैसे था, तो राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। मतलब ये राजस्व अधिकारी कौन होते थे, जनरली परिवार के जो लोग जो होते थे उन्हीं में से ये पद दिया जाता था, ठीक है, और ज्यादातर ये पद कैसा होता था, वंशागुणत होता था, प्राय ये पद कैसा होता था, वंशागुणत होता था, ठीक है। और सेना का जो उच्च पद जो होता था वो भी मतलब क्या होता था, परिवार का ही मतलब निकट संबंधी के लोगों को दिया जाता था, ठीक है, मतलब छोटा छोटा सैनिक तो कोई भी बन सकता था, लेकिन बड़ा पद जो होता था कर्नल टाइप का पद, अगर अभी हम सिंपल तरीके से अगर बता दे, जो बड़ा पद जो होता था तो किसके लिए होता था, तो मतलब जो परिवार के जो लोग जो होते थे उनको ही ये मतलब पद जो था दिया जाता था, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। चलिए, तो अभी का भी बात करेंगे टैक्स वसूलने के लिए, अभी भी तो सरकार यही करती है ना, बहुत सारे अधिकारी की नियुक्ति करती है, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देती है कि नहीं देती, बहुत सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, संस्था बना हुआ है इसके लिए, है कि नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पे थी जो कि प्रशासन के लिए इन सारी चीजें की आवश्यकताएं थी। अभी हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे परिस्थितियां और भूमि अनुदान, ठीक है, परिस्थितियां और भूमि अनुदान क्या था इसके बारे में जरा पढ़िए। प्रशस्ति का मतलब क्या बताए थे पिछले क्लास में मैंने, प्रशस्ति का मतलब क्या होता था, प्रशंसा पत्र। बिल्कुल प्रशंसा प्रशंसा पत्र। होता है, ठीक है, प्रशंसा को ही प्रशस्ति कहते थे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ध्यान में रख, चलिए पढ़िए जरा इसको। सर, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सबसा सत्य भी नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ठीक है, नाग, एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाएंगे, देखिए एक मिनट। परिस्थितियां और भूमि अनुदान क्या होता था, ठीक है, देखिए परिस्थितियां में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते थे, ठीक है, लेकिन ये परिस्थितियां हमें बताती कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में। अब परिस्थिति कौन लिखता था, मैंने पिछले क्लास में बताया था, परिस्थिति लिखने वाले जो थे, जी सर, वो कवि, परिस्थिति लिखने वाले कौन थे, कवि या इतिहासकार होते थे। बिल्कुल, कवि होते थे, कवि या और फिर मतलब उनके होते थे, या फिर इतिहास करते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये सारे लोग मतलब होते थे, ठीक है। तो ये मतलब क्या करते थे, राजा के दरबार में रहेंगे तो राजा इनको फंड करता, तो जाहिर सी बात है राजा के बारे में बुरा तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, राजा के बारे में बुरा तो नहीं लिखेंगे, राजा के बारे में क्या करेंगे, अच्छा ही लिखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, राजा के बारे में क्या करेंगे, अच्छा ही लिखेंगे। इन चीजों को मतलब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। वजह क्या था राजा के बारे में अच्छा लिखने का, क्योंकि उनको जो फंड जो करता था वो मतलब क्या करता था, राजा ही करता था, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इसमें जो लिखी गई बातें जो है वो शब्दशः अगर बात करेंगे तो सही नहीं हो सकती थी। क्या नहीं हो सकती थी, शब्दशः मतलब क्या हो सकती थी, सही नहीं हो सकती थी। लेकिन इसमें राजा अपने आप को क्या कहलाना चाहता था, तो राजा अपने आप को मतलब शूरवीर कहलाना चाहता था, विजयी योद्धा कहलाना चाहता था, ठीक है। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। विद्वान ब्राह्मण का रोल क्या था, तो इनका रोल तो पूजा पाठ करना तो था, साथ में राजा के एडवाइजरी का भी काम जो करते थे और विद्वान ब्राह्मण करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप देखोगे राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कार करते थे। इनको भूमि अनुदान दिया जाता था क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों का कोई अपना व्यवसाय नहीं था, ब्राह्मणों का क्या था, व्यवसाय नहीं था। ये क्या था, ब्राह्मण जो थे समाज में दूसरे के ऊपर ही मतलब निर्भर थे, ठीक है, वैश्य का अपना व्यापार था। क्षत्रिय जो थे वो मतलब शासक वर्ग के लोग आते थे, ठीक है, क्षुद्र लोग का भी अपना व्यापार था, लेकिन ब्राह्मणों का कोई अपना व्यापार नहीं था। पूजा पाठ कराते थे, लोगों से जो मिलता था उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। पढ़े लिखे लोग होते थे, इसे राजा भी इनको सपोर्ट करता था। इनको मतलब क्या देता था, तो इनको मतलब भूमि अनुदान में देता था। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इन सारे फैक्ट को आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। इनको मतलब मिलता था भूमि मतलब अनुदान में मिलता था, किसके द्वारा, राजा के द्वारा मिलता था। अब यहाँ पे आप चलोगे तो यहाँ पे नागभट्ट की उपलब्धि के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहली बात है नागभट्ट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। शक्तिशाली शासक था नागभट्ट, ठीक है, देखेंगे
कई शासकों की परिस्थितियों में उनकी उपलब्धियों का बखान किया गया। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े, जिसमें समुद्रगुप्त का प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, प्रशस्ति में हरिसेन। मतलब क्या होता था, मुख्यतः राजाओं की मतलब क्या की जाती थी, प्रशंसा की जाती थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, आप देखेंगे संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में से पाई गई प्रस्तुति में प्रतिहार नरेश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है, आंध्र, सैंधव, विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र का इलाका है, ठीक है, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है, कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वो राजकुमार थे। मतलब इनके बारे में इतना तारीफ किया गया है कि जब ये राजकुमार ही थे तभी मतलब इन जगहों के राजा जो थे इनके सामने मतलब धराशायी हो गए थे, ठीक है, हार गए थे। और जब गुर्जर प्रतिहार की बात आ रही है तो कन्नौज का नाम तो निकल के आ रहा है। पूरे किताबें में कन्नौज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, पूरा मेडिवल इंडिया में कन्नौज जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले शुरुआती वर्षों में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग, बंग मतलब बंगाल का हिस्सा, अनर्त मतलब गुजरात का हिस्सा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश का, किरात मतलब बनवासी प्रदेश, तुरसुक मतलब तुर्क, ठीक है, वत्स, वसत्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। यहाँ पे एनसीईआरटी आपसे पूछ देगा, बंग का मतलब बंगाल, अनर्थ की कहाँ का हिस्सा, गुजरात होता था, मालवा मध्य प्रदेश होता था, किरात बनवासी प्रदेश को कहते थे, ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास का इलाका था यह। ठीक है, तुरुस की बात करें तुर्क होता था। वत्स या फिर मत्स्य की बात करेंगे तो ये आपको उत्तर भारत के राज थे, जिसे मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, और ऊपर में कुछ नाम और भी आया था। हाँ, यहाँ पे मतलब नाम था, क्या नाम था, हाँ, विदर्भ महाराष्ट्र का इलाका था, कलिंग उड़ीसा का इलाका था, याद रहेगा। तो इन सारे राज्यों को पराजित किया है। तो यहाँ पे नागभट्ट के बारे में मतलब अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। कहां से मिला अभिलेख? तो संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश से पाई हुई प्रस्तुति में। ठीक है, प्रतिहार नरेश, ठीक है, नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मुख्यतः प्रस्तुति में मतलब क्या होता था, तो मुख्यतः राजाओं की मतलब क्या की जाती थी, तो राजाओं की मतलब क्या की जाती थी, प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, ध्यान में रखेगा। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक समझ में आ रही चीजें? जी सर, बिल्कुल। ऑल क्लियर? सर ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, अब इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। ऊपर जो मानचित्र दिया था इसमें जो इलाका है वो आपको मानचित्र वन में जरूर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरे राजाओं ने भी इस तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो जाहिर सी बात है, अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था, इतिहास में अमर करना चाहता था, इसलिए इस तरह के दावे मतलब किया करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये तो देखिए क्या है, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है? ताम्रपत्र है, ये प्रशस्ति है। ताम्रपत्र ठीक है, है सर। ताम्रपत्र में थे, इसी पे प्रशस्ति लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? इसी पे मतलब प्रशस्ति को लिखा जाता था, इसी पे अच्छी अच्छी तारीफें की जाती थी। ठीक है, ये जो माइक बंद कीजिए, यहाँ पे जो चीजें जो लिखी गई है ये वो सर तारीफ में ही ये सारे शब्द लिखे गए। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे यह थोड़ा संस्कृत में लिखा हुआ, थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। ठीक है, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा एक भूमि अनुदान का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, जिन कार्यों में ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी हुई, क्या लगी हुई है? उन पर राजसी मुहर लगी हुई है। ठीक है, जो यह बतलाने के लिए, ठीक है, एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ठीक है, राशि मुहर लगाने के बाद वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाता था? अटेस्टेड हो जाता था। क्या हो जाता था? अटेस्टेड हो जाता था। इस फैक्ट को आपको क्या करना है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका ये एनसीईआरटी कहता है, ताम्रपत्र पे प्रशस्ति प्रदान किए जाते थे, जो कि मुख्यतः राजाओं की मतलब क्या होती थी? प्रशंसा होती थी। क्या होती थी? तो राजाओं की मतलब क्या होती थी? प्रशंसा होती थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ रहे आप सर फैक्ट को? कोई सर दिक्कत? यस सर। सर ये जो ताम्रपत्र है सर, ये तंजावुर राजवीर पैलेस में इसी प्रकार से बहुत जगह मिल जाता है। ठीक है, ताम्रपत्र बहुत जगह रखा गया है, सुरक्षित तक है, बहुत सारे संग्रहालय में भी आपको दिखेगा। दक्षिण भारत में तो आम है इसको मिलना। ठीक है, आप चलेंगे भूमि के साथ साथ क्या क्या चीज दिया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी जाती थी ना, ब्राह्मणों को मैंने बताया से भूमि को अनुदान दिया जाता था। तो क्या ब्राह्मणों को मतलब भूमि के साथ और भी मतलब कोई सामान दिया जाता था? उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे यह चोलों के काल में दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ठीक है, देखेंगे चोल के समय भूमि अनुदान का, ठीक है, तमिल भाग का एक अंश के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। हमने मिट्टी की मेरे बनाकर साथ ही कांटेदार झरिया लगाकर भूमि की सीमाएं चिन्हित कर दी है। ठीक है, इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं और फलो उद्यान है। ठीक है, पेड़ है, कुएं है, खुली जगह है, चारागाह है, एक गांव है, ठीक है, बौबी है, चबूतरे हैं, नहरें हैं, खाइया है, नदियां है,
दलदली जमीन है, हौज है, अन्नानगार है, मछलियों के तालाब है, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झील है। ठीक है, जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, वह न्यायाधिकारियों और जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है, वह पक्की ईंटों के ऊपर लगने वाले माले पर बने कमरे बना सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ की कांटेदार झड़ियां लगवा सकती है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। इसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मतलब बोला ये सारी चीजें जो थी भूमि पे उपलब्ध थी, तो क्या भूमि जिसको मिलेगा तो उसके साथ साथ ये भी चीज उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधे जमीन दिया जाता है, यानी बना के दिया जाता है। बिल्कुल, कर भी वसूल सकता है। जमीन के साथ मतलब ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीजें जब भूमि अनुदान जब दिया जाएगा, भूमि को जब दान मिल जाएगा, तो ये जो भी चीज जो जमीन पे होगा वह भी मतलब भूमि के साथ उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे एनसीईआरटी बताने की ये कोशिश कर रहा है उसके संसाधन पे भी किसका अधिकार होगा, तो जिसका जो भूमि जो हुआ उसी का मतलब इन सारी संसाधन पे क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है किसका मतलब अधिकार होगा। तो जो दान में पाया है। बिल्कुल ठीक है, हाँ, जो दान में पाया उसी का मतलब क्या होगा, इन संसाधन पे अधिकार होगा। दूसरी बात, इन संसाधन को जिस तरीके से वो प्रयोग करना चाहे उस तरीके से उसका प्रयोग कर सकता है। अगर वो टैक्स वसूलना चाहे तो उस पे मतलब क्या होगा, टैक्स भी वसूल सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे नहर से पानी निकालना तो वो निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना हुआ, संसाधन का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो वस्तु जब दान में मिली है तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप संसाधन का क्या नहीं करोगे, तो संसाधन का आप दुरुपयोग नहीं करोगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रहेगा। एनी डाउट? मतलब कोई सर डाउट नहीं है ना? नो सर। डाउट है सर, पड़ता जमीन नहीं देके मतलब कुछ भी मतलब एरिया दे देता है उसको, मतलब इसके अंदर जो भी आएगा वो सब तुम्हारा। आप अगर जमीन अगर दान में दोगे तो जमीन उपयोगी की उपयोगिता का जमीन होता होगा तभी दान में दिया था। मुख्यतः मंदिरों को दान भूमि दी जाती थी, अब ब्राह्मणों को भूमि देवी जाती है। जो ब्राह्मण को जो भूमि जो दान में देते थे उसको ब्रह्मदेह कहते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेह कहते थे। ये भूमि उपयोगी होती थी, क्योंकि ब्राह्मणों का अपना वहां से संसाधन मिलेगा तब तो वो अपना पैसा चला सकेंगे ना। ब्राह्मणों को गांव दान में दिया जाता। 7 बहनों ने ब्राह्मण आगे चल के मिलेगा गांव देने की प्रथा की, मतलब राजा को जो गांव से जो टैक्स जो मिलता था, राजा उसको टैक्स वसूलना बंद कर दिया, गांव दान में दे दिया। गांव से जो टैक्स मिलती थी उससे मतलब मंदिर का सारा खर्च चलता था। ठीक है, क्योंकि मंदिर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? राजा को होती थी। राजा ने बोला ठीक है मंदिर को चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करो आप गांव ही ले लो, अब गांव से जो भी राजस्व जो मिलता है उससे आप क्या करो, तो अपना मंदिर का मतलब क्या करो, संचालन करो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि से आप पढ़ोगे एक जगह कठोपनिषद। ठीक है, क्या है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो गायों को जब दान में दिया जाता है तो ऐसा गाय को दान में दे दिया जाता है जो कि मतलब क्या होता है, गांव पे जो क्या आगे होता है, किसी दूध नहीं देती जो दूध रहती है। ठीक देने है, तो वाली नहीं रहती। इसी वजह से कौन नाराज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो नचिकेता जो है काफी अधिक नाराज हो जाता है। ठीक है, जो कि नचिकेता और यम संवाद का जानकारी आपको कठोपनिषद में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते से भूमि जो दान में दिया था बंजर भूमि देते थे, उपयोगी का जो भूमि होता था वही आपको दान में दिया जाता था। ठीक है, अब चलेंगे आगे। क्या लिखा होता, ब्राह्मी शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचे गए, इनमें से कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। जाहिर सी बात है राष्ट्ररंगनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्ररंगनी की ही बात हो रही है। इसमें कलहन नामक एक ठीक है रचनाकार के द्वारा रचा गया। कलहन ने अपना यात्रा वृतांत के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों के पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्ररंगनी ने यहाँ पे 800 ईसा पूर्व से लेके ठीक है 1200 ईसा पूर्व का ठीक है इतिहास आपको राष्ट्ररंगनी में देखने को मिलता है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, डेट मीन 400 वर्षों का इतिहास जो है राष्ट्ररंगनी में है। राष्ट्ररंगनी का मतलब क्या होता है? राजाओं की कहानी। देखिए राष्ट्ररंगनी को कब रचा गया, आप देख रहे हो कलहन तो 400 वर्षों तक जीवित तो नहीं रहा, तो उसने जो जो कहानी देखी उसको रच दिया। कलहन तो मतलब कब था? कलहन का समय काल 1100-1200 के बीच में है। ठीक है, तो उसने मतलब क्या किया, जो 800 से लेकर 1200 वर्ष के इतिहासों को जब उसने रचना की तो उसने इसको रचना करने के लिए क्या किया, तो अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख को प्रयोग किया, दस्तावेज को प्रयोग किया, प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो उसके समकालीन थे उनसे मतलब चीज की उससे वर्णन लिया, और बहुत सारे इतिहास के और भी अन्य स्रोतों के माध्यम से उसने किया 400 वर्षों का इतिहास लिखा है, जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्ररंगनी बोलते हैं, राजाओं की कहानी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा लिखा गया है, और 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे प्रस्तुतियों के लेखकों में से भिन्न व अक्सर शासकों के
उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, ठीक है। इसलिए ब्राह्मी सती के लिए असाधारण ग्रंथ है, ठीक है। आप देखेंगे ये प्रस्तुति में मतलब क्या है, तो इसमें केवल तारीफ नहीं किया गया राजा का, क्या नहीं किया गया है, तारीफ नहीं किया गया है। प्रस्तुतियों के लेखक से भिन्न वो अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखाता। प्रस्तुति में क्या था, प्रस्तुति का मतलब ही क्या होता है, प्रशंसा होता है। क्या होता है, प्रशंसा होता है, जिसमें राजाओं की क्या की गई है, तारीफ की गई है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ये जो आपका जो लिखा हुआ है इसमें मतलब क्या किया गया है, राजाओं की तारीफ नहीं की गई बल्कि उनका आलोचना किया गया। क्या किया गया है, उनका आलोचना किया गया है या फिर उनका सही रूप दिखाया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं ब्राह्मी शताब्दी में जब एक तरफ प्रशस्ति लिखे जा रहे थे, राजाओं की प्रशंसा हो रही थी, उस समय मतलब कलहन ने इसे लिखकर मतलब लोगों को मतलब क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। ये एक असाधारण ग्रंथ है जहां पे मतलब राजाओं की मतलब वो नहीं की गई, मतलब फ्लटिंग नहीं की गई है, बटरिंग नहीं की गई है, उनका मतलब क्या किया गया, निंदा तक किया गया, या फिर उनका जो जैसा उनका शासन व्यवस्था था उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया। तो यही मतलब क्या था, इंपोर्टेंस था राजतरंगिणी का, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता राजतरंगिणी की विशेषता क्या है, तो आप लोग कहते हैं राजाओं की इतिहास है, लेकिन राजतरंगिणी की मुख्यतः विशेषता क्या है, जनरली जो उस समय जो प्रस्तुति जो लिखी जाती थी जहां पर राजाओं की प्रशंसा की जाती थी, जबकि राजतरंगिणी में राजाओं की प्रशंसा नहीं है, उसका जैसा रूप था, उसका जो मतलब क्या बोलते थे, उसका क्या बोलते हैं, उसका जो नेचर जो था राजा का, उनका नेचुरल एक्टिविटी को दिखाया है, या फिर उसका आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो प्रस्तुति से बिल्कुल जो था आपका राजतरंगिणी जो था अलग था। स्पेशल फैक्ट में मैंने क्या बताया, 800 से लेकर 1200 वर्षों तक का इतिहास है, लगभग 400 वर्षों का इतिहास जो है आपको राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आप चलेंगे आगे, चलिए पढ़िए, धन के लिए युद्ध। जी सर सर। हम अभी भी जमीन वाला बात लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज ही है। जो दान में बोलिए। मिलता है, अगर वो जो दान जमीन में मिलता था, अगर उस जमीन पर बाह्य आक्रमण होता था तो उस कौन देखता था उसको? राजा वहां का देखता था, फिर ये जिसको जमीन मिलता था फिर वो देखता था? वो कैसे देखेगा, ब्राह्मण के पास सेना कहाँ से आएगी, ठीक है। सर रक्षा तो राजा के करने का अधीन काम ही जो ना। था राजा का है, जमीन तो अभी भी राजा क्षेत्र के तो अधीन ही है ना। जी, संसाधन वसूलने क्षेत्र का तो आपको आएगा अधिकार दे राजा दिया, का ऐसा ही। तो नहीं, क्षेत्र राज्य से इसको बाहर कर दिया है। राज्य का हिस्सा को काट के जमीन नहीं दिया जाता था, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा राज्य है, ठीक है। हम्म चलिए, तो हम्म। ये इलाका दे दिए से, चलो इस इलाका में जो रहेगा तो इस मंदिर को इससे प्रॉफिट जाएगा या फिर इस ब्राह्मण को जाएगा, तो ये तो राज्य के अंदर ही है ना। अगर इस इलाका में आक्रमण कर रहे हैं, डेट मीन्स आप राज्य पे आक्रमण कर रहे हैं, तो राजा का कर्तव्य बनेगा इसका रक्षा करना, ठीक है। अच्छा। समझ रहे हैं ना। हाँ सर। अगर ब्राह्मण को अगर आप जमीन नहीं दे रहे हैं, डेट मीन्स आप उसको फंड कर रहे हैं। ब्राह्मण तो कोई काम नहीं करता, राजा को सपोर्ट करेगा युद्ध में, मतलब क्या क्या राजा को सजेशन देगा, अच्छा। दरबार में राजा को सजेशन देगा, तो अच्छा, उसका राजा का मतलब रख वहाँ के रखाव उस समझ गए। हाँ सर, आप समझ गए, उसको राजा की मतलब रख इनकम। रखाव, बिल्कुल हाँ रख बस। रखाव तो राजा उसको पैसा देना पड़ेगा ना। मंदिर राजा बना रहा है, मंदिर अपना नाम कमा रहा है राजा मंदिर बना के, तो मंदिर को जो फंड करने की आवश्यकता होगी तो फंड कौन करेगा, राजा फंड करेगा उसको। राजा फंड तो राजा करेगा। बोला से हटाओ यार, हम तुमको फंड कर रहे हैं बिना मतलब के, परेशानी में हमारा लोक प्रशासन भी इसमें लग रहा है काफी हमारा, ऊपर से हम तुमको फंड भी कर रहे हैं, ऊपर से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें लग रहा है, ठीक है। ऐसा करो तुम 2 गांव ले लो, और 2 गांव से जो तुम्हारा जो इनकम जो आता है ना वो हम तुमको दे दिए, तुम अपना वसूलो और अपना काम धंधा मतलब क्या करो, चलाओ, ठीक है, वो तुम्हारी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मतलब कोई बाहर से कोई आक्रमण कर देगा, तो गांव, ये गांव दे देने का मतलब थोड़ी ना से ये तुम्हारा फ्री स्टेट हो गया, यहाँ का राजा बन जाएगा, यहाँ पे मंत्री में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का राइट यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे क्या था, आर्थिक लाभ दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशनल पावर अभी भी किसके पास है यहाँ पे, तो राजा के राजा पास। के राजा पास ही है, के ठीक पास। है। राजा केवल राजा यहाँ से टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। टैक्स कौन वसूलेगा, तो जिसको जमीन जो वो दिया गया ब्राह्मण। जमीन उसका, यहाँ मिला पे था वो। संसाधन पे अधिकार उसका हो जाएगा, न कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर राजा के कानून अभी भी यहाँ पे लागू होंगे, ठीक है। ध्यान में अच्छा अच्छा। रखिएगा इसको, क्लियर। हाँ सर, चलिए क्लियर। आगे जी पढ़िए। जी सर। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर हम्म। किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर हाँ प्रतिहार देखिए, मैंने राष्ट्रकूट। शुरू में बताया था, पहला चैप्टर बताया था, पूरा किताबे में आपको कन्नौज का स्टोरी मिलेगा, शुरू से लेकर अंत तक कन्नौज बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पढ़िए, धन के लिए युद्ध। हम्म। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय
मुख्य संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ोगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चलिए, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी या जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। युद्ध होता था, धन के लिए युद्ध करते थे। क्या थे? धन के लिए युद्ध होता था। अब इसको समझेंगे, जरा इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे लिखा, आपने गौर किया होगा, इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते थे। मतलब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लोग थे मेडिवल इंडिया में। ठीक है, आगे भी रहते, शुरू में भी यही रहते। ठीक है, आप देखेंगे एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी का कन्नौज नगर। ठीक है, यहाँ पे गंगा घाटी का जो कन्नौज नगर था उत्तर प्रदेश में पड़ता था। यहाँ पे देखिए 3 शासकों के बीच में संघर्ष होता है कन्नौज के लेके। वन वाज गुर्जर प्रतिहार, अदर वाज राजपूत एंड थर्ड वाज पाल। ठीक है, ध्यान रखिए तीनों के बीच में संघर्ष होता है। इनको ट्रिपलेट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। कन्नौज फ्री कैसे हो गया था? आफ्टर हर्षा के बाद मतलब कोई भी यहाँ पे प्रमुख शासक नहीं निकल कर रहा था। हर्षा जो था एक मजबूत शासक था, हर्षवर्धन की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कन्नौज पे मतलब वर्चस्व के लेकर लड़ाई होगा। उधर से पाल आएंगे बंगाल से, राजपूत मतलब दक्षिण से आएंगे, गुर्जर प्रतिहार तो इधर ही थे। ठीक है, तो ये लोग मतलब आपस में मतलब क्या करेंगे, कन्नौज पे मतलब क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहेंगे कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में ले, लेकिन कन्नौज जो था सेंटर पे था। ठीक है, ये लड़ाई लंबी चली, इसमें 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए फिर ट्रिपलेट स्ट्रगल के रूप में भी जानते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखेंगे पेज नंबर 60 और 66 में जो चीजें जो दी हुई है, मतलब किताब की बात करूं, वहां पे बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे राजा जो थे अपने सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए शुरुआती दौर में क्या करे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, किलाबंदी करवाई। ठीक है, बड़े बड़े जलाशय बनाए। ठीक है, इनसे उन्होंने मतलब क्या किया, तो अपना सत्ता का मतलब क्या किया, तो रौब दिखाया। ठीक है, लेकिन इससे भी उनका इच्छा न पड़ा, तो उन्होंने मतलब क्या किया, अपना मतलब और शक्ति का प्रदर्शन कर लिया। एक दूसरे के राज्यों पर मतलब क्या किया, आक्रमण किया। और आक्रमण में मतलब लोग मतलब क्या करते थे, मंदिर को निशाना बनाते थे। क्योंकि मंदिर को निशाना इसलिए बनाते थे क्योंकि मंदिर मुख्यतः बड़े बड़े शहरों में होती थी, राजधानियों में। मंदिर में धन होता था। क्या होता था? मंदिर में क्या होता था? धन होता था। इसीलिए मतलब इन्होंने क्या किया, सब मंदिर को मतलब क्या किया, तो मंदिर को इन्होंने मतलब अपना क्या किया, तो अपना सेंटर बनाया। ठीक है, और देखेंगे कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे
उन्होंने मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। इसी के बारे में एक शासक निकल के आता है, जो कि एक अरब का शासक था, सॉरी गजनी का शासक, जिसका नाम था सुल्तान महमूद। क्या नाम था? सुल्तान महमूद। आप लोग महमूद गजनी भी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? महमूद गजनी। एक गौरी अलग था, ठीक है, गौरी जो था अलग था, ये महमूद गजनी था। आप देखेंगे महमूद गजनी या महमूद गौरी में अंतर है, ठीक है, ध्यान रखें। महमूद गौरी और महमूद गजनी में क्या है, अंतर है, ठीक है। महमूद गौरी के बारे में नीचे दिया हुआ है, ठीक है, महमूद गौरी के बारे में नीचे। दोनों का समय काल में लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा का अंतर है। महमूद गजनी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम सुल्तान महमूद था, लेकिन उसको महमूद गजनी इसलिए कहते क्योंकि गजनी का शासक था। महमूद गजनबी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन गौरी के साथ इसको न मिला है। बहुत इतिहास के छात्र पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है तो महमूद गजनी अलग है, मोहम्मद गौरी अलग है, ठीक है। कंफ्यूज रहते, कभी कभी महमूद गजनबी कहते हैं तो वो अलग था, महमूद गजनी अलग था। नहीं भाई साहब, सुल्तान महमूद उसका मूल नाम था, गजनबी उसने टाइटल रखी थी, ठीक है। गजनबी का मतलब जीतना होता है, ठीक है। गजनी का शासक था इसलिए उसको गजनी कहते हैं। ये गजनी कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये शासक जो था 997 में शासक बनता है, और 1030 तक मतलब ये शासक बना हुआ रहता, ठीक है। अपने नियंत्रण का विस्तार उसने कहा मिडिल ईस्ट में किया, ईरान में किया, और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में भी अपने मतलब क्या किया, सत्ता का मतलब विस्तार किया। और देखें वो लगभग हर साल उपमहाद्वीप पे हमला करता, भारत पे लगभग हर साल हमला करता था, जिसका उसका उद्देश्य क्या होता था? संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, उस पर मतलब आक्रमण करना। अब सोमनाथ मंदिर का प्रमुख आक्रमण जो है कब होता था? 1025 में होता है, जिससे उसको बहुत अधिक धन की मतलब क्या होती है, क्या होती है, धन का मतलब हाथ लगता है, ठीक है। तो ये लगभग हर साल भारत पे आक्रमण करता है। इसने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किए थे। कितने किए थे? कुल मतलब 17 बार आक्रमण किए थे, जो कि पहला आक्रमण जो था आई थिंक 1000 के आसपास ही हुआ था। 1000 या फिर 1001 में होगा, ठीक है, उसी के आसपास होता है। भारत पे लगभग इसने कितने आक्रमण कर दिए? तो 17 आक्रमण कर दिए। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। भारत में मतलब इसने कितने आक्रमण किए? तो एक मतलब कि 17 आक्रमण कर दिए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? तो गुजरात वाला आक्रमण जो था, जो कि सोमनाथ के मंदिर पे किया था, एक सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, महमूद को जो धन मिला वो उठा कर ले गया। अब बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण पे खर्च करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुल्तान सर महमूद अपने द्वारा ब्रह्मचारी के जीते समय गए। में नहीं किया था? बिल्कुल हाँ, सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था, नहीं सब बाहिंद का शासक कौन था, जो कि हत्या कर, क्या नाम था उनका, बाहिंद का शासक दाहिर। नहीं नहीं, वो दाहिर तो खान। कासिम का हुआ, सॉरी, वो तो कासिम का आक्रमण हुआ, सॉरी, हाँ ये जयपाल के वो, ठीक है, जयपाल के 1001 में, ठीक है। आप देखेंगे सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कही हुई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी के नाम एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप को लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा, ठीक है। मतलब सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, इसलिए अलबरूनी को बुलाया, और उसने मतलब क्या किया, अलबरूनी को काम दिया, बोला से इस उपमहाद्वीप के लोगों का मतलब लेखा जोखा लिखने के काम करो। और इसकी जो किताब जो अरबी में लिखी गई, किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं, या फिर भारत की खोज भी कह सकते हैं, ठीक है। तहकीक हिंद, किताब उल हिंद, ये सारे के सारे जो था अरबी में लिखी गई किताब जो थी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अभी भी आप भारतीय इतिहासकार को, जो भारतीय इतिहास को जो पढ़ेंगे, तो इनके द्वारा जो लिखी गई किताब जो अभी भी मतलब क्या है, एक प्रमुख क्या है, तो प्रमुख आपका स्रोत है, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। ध्यान, अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श लिया था, ठीक है। तो संस्कृत के विद्वानों से भी इसे तैयार करने के लिए अलबरूनी ने मतलब क्या किया था? परामर्श लिया था, सजेशन लिया था। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि गजनबी के बारे में, गजनी के बारे में बता दिया। आप यहाँ पे देखोगे युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान थे, ठीक है, चहमान थे। चहमान को चौहान भी बोला जाता, चहमान को क्या बोला जाता था? चौहान भी बोला। चौहान उनका मतलब टाइटल था, चहमान उनका डायनेस्टी था, ठीक है। बाद में वे चौहान के रूप में जाने गए, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पे शासन करते थे, ठीक है। ध्यान में, कहां पे शासन करते थे? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पे शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य दक्षिण वाला नहीं, गुजरात वाला, ठीक है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहर वालों से टक्कर लेनी पड़ी, ठीक है। चहमानों का प्रसिद्ध शासक की बात करें, अगर पृथ्वीराज तृतीय था, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। 1168 से लेकर 1192 तक इनका शासनकाल था, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी को, ठीक है, कब पराजित किया था? तो 1191 में पराजित किया था, जो कि अफगान का शासक था। लेकिन दूसरे ही साल मतलब क्या होता है, 1192 में उनसे मतलब क्या हो जाता है,
पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी लड़ाई थी पता है? तराइन की लड़ाई थी, पता है आपको? तराइन की प्रथम युद्ध में पराजित करते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लड़ाई 1194 में होती है, जो कि मोहम्मद गौरी और किसके बीच में होती है? जयचंद के बीच में होती है। उस लड़ाई को किस नाम से जानते हैं? 1194 वाला लड़ाई क्या? चंदावर का युद्ध। बिल्कुल, चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब चलेंगे, यहाँ पे एक मैप दिया गया है, लेकिन हमें ना दिख रहा है सर, आप लोगों को दिख रहा है? ये था ना सर। इस कहानी की कोई वास्तविकता नहीं है। ठीक है, इतिहासकार इस कहानी को वैलिड नहीं करता। मौलिक ये इनके अलावा क्या नाम है, चंदवा डाई के अलावा इस कहानी को कोई भी सपोर्ट, क्योंकि जयचंद की बेटी से इनकी विवाह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जयचंद का उम्र इनके उम्र में, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, अंतर नहीं है। भाई था उसका, तो जयचंद उसकी बेटी से जयचंद भाई नहीं मेरा था। एक प्रश्न है सर, मेरा एक प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः कौन जीता? पाल? चलता ही रहा गुर्जर पटिहार, नहीं गुर्जर नहीं, बारी पटिहार बारी से सभी जीते और मतलब उस पे खुद जीते। रहा था अंतिमतः जाके गुर्जर पटिहार की जीत हुई थी। वैसे तो जीता तो सब था, ठीक है, कभी वो जीता था, कभी वो। सर अंतिम रूप से गुर्जर पटिहार ही है ना? हाँ, गुर्जर अंतिम रूप से राजपूत ठीक है, हाँ, लेकिन जीता था सब। बताऊंगा, इस पे बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी, काफी लंबा कभी लेक्चर वो हो सकता है। ठीक है, अधिकार कर कभी लेता वो था, जिस जीता, वंश का बिल्कुल। प्रतापी राजा होता था वो अधिकार कर हाँ लेता हाँ था। बिल्कुल, डिपेंड करता था राजा के वंश के ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए इस वंश में ये राजा कमजोर है तो वो हार जाता था, वो जीता था। फिर लेकिन वो जैसे वो राजा बनता था, उस वंश में कोई शक्तिशाली राजा निकलता, फिर आक्रमण करता था, फिर वो जीत लेता था। फिर इधर का कोई शक्तिशाली राजा होता था, वो आक्रमण करता था। ठीक है, तो इस तरीके से काफी वर्षों तक चला। अब यहाँ पे चलेंगे, चोल राज्य की ओर चलेंगे। तो चोल राज्य तो आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत में रूल करेगी, पता है ना आपको? चोल और उसके पड़ोसी देश। अब यहाँ पे देखें उरैयूर और तंजावुर। ठीक है, बीपीएससी यहाँ से भी प्रश्न उठा लेता है। ठीक है, अब बताएंगे कैसे बीपीएससी यहाँ से प्रश्न बनाता है। अब देखिए उरैयूर से तंजावुर तक जो राज्य था चोल वंश था, चोल वंश सत्ता में कैसे आए? आप देखेंगे कावेरी डेल्टा के पास है मुट्टियार। ठीक है, मुट्टियार नाम का प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया की परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के, ठीक है, मातहत थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोग मूल राजा नहीं है। क्या है? ये लोग मूल राजा नहीं है। क्या है? ये लोग मूल राजा नहीं है। बस ये लोग मतलब क्या है, या तो सामंत थे या फिर क्या थे, मातहत थे। ठीक है, और ये लोग अपने आप को बाद में क्या कर रहे हैं, राजा से मतलब स्वतंत्र हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वहां पे हम लोग पढ़े चालुक्य जो थे, चालुक्य जो थे, सॉरी, ये क्या नाम था इनका, दंती दुर्ग कौन थे? राजपूत किससे स्वतंत्र हुए थे? तो चालुक्य से स्वतंत्र हुए थे। तो ये चोल जो थे किसके अधीन थे? पल्लवों के अधीन थे। उरियार के चोलीय वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार ने विजालय के 9वीं सदी के मध्य में, ठीक है, मुटियारों को मतलब हराकर इस डेल्टा पे मतलब कब्जा कर लिया। ठीक है, तो किसने कब्जा किया? विजालय ने कब्जा किया। किसने किया? विजालय ने कब्जा किया। किसे हराकर? मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पे कब्जा कर लिया। और उसने वहां पे तंजावुर शहर, ठीक है, निशुंभ, ठीक है, निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर बनाया। किसने? विजालय। अब विजालय ही जो था, जो कि चोल वंश का मतलब क्या था, फाउंडर ही था। ठीक है, अब यहाँ पे चोल वंश का जो शासक आ जाएगा, जाहिर से विद्यालय का मतलब कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होगा। तो विद्यालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका मतलब राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना दिया गया। राज राजा प्रथम, बहुत शक्तिशाली राजा रहेगा राज राजा प्रथम, जिसने श्रीलंका पर भी अधिकार किया था। ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और उसने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों का अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसके साम्राज्य का प्रशासन का पुनर्गठन राज राजा का पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, बाप ने क्या किया था, श्रीलंका पे आक्रमण करके श्रीलंका के आधा क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, अब पुत्र जो था श्रीलंका पे आक्रमण करके संपूर्ण श्रीलंका को जीत लेता है और वहां के शासक को बंदी बनाकर भी अपने साथ मतलब तमिलनाडु ले आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका राज राजा प्रथम इस वंश का बहुत शक्तिशाली शासक था और उसका पुत्र भी जो था इस वंश का क्या था, शक्तिशाली शासक था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की बात करें तो उसका भी नीति जो था, ठीक है, राज राजा प्रथम की तरह ही उसकी भी नीति क्या थी, तो साम्राज्यवादी नीति ही थी। ठीक है, और उसने गंगा घाटी में श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पे हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई थी। अगर पूछा गया दक्षिण भारत में किसने सबसे पहले मतलब क्या कहते हैं जल सेना का निर्माण किया था, तो ध्यान में रखिएगा चोल ने। ठीक है, क्या बोलेगा? चोल में। अगर पूछेगा मध्यकालीन शासकों में, ठीक है, किसने मतलब या फिर मतलब मध्यकालीन शासकों में किसने अपना जल सेना का निर्माण करवाया था, तो उधर हो जाएगा आपका मराठा का भी जल सेना था। किसका था? मराठा का भी जल सेना था।
मुगलों का कमजोर होने का कारण क्या था, तो उसने कभी भी अपना जल सेना पे मतलब नेवी के ऊपर कभी भी फोकस नहीं दिया, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश के सामने और पुर्तगालियों के सामने काफी पिछड़े हुए प्रस्तुत हुए, ठीक है। लेकिन चोल साम्राज्य ने अपने जल सेना अपने नेवी को काफी बढ़िया बनाया था, और ये अभी का समय नहीं, शुरू से ही उनकी नेवी जो थी काफी अधिक स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा आपको। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं सर। नो सर। ऑल क्लियर। अब चलेंगे भव्य मंदिर और मूर्ति कांस्य कला, ठीक है। आप देखेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला किस तरीके से चलती थी, तो उसके बारे में चीजों को थोड़ा समझेंगे। तो राजराजा राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम में बड़े, ठीक है, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृष्टि से एक चमत्कार। यहाँ पे गंगई कोंड चोलपुरम जो था, गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड, कोंड का मतलब विजयी होता है, क्या होता है? गंगई का मतलब क्या होता है? गंगाई का मतलब गंगा, कोंड का मतलब विजयी, ठीक है। चोलपुरम, ठीक है, मतलब चोलों का मतलब क्या? शहर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चोलों के शहर के द्वारा क्या किया गया? गंगा को मतलब जीत लिया गया, और गंगा को मतलब क्या करता है? चोल राज्य में मतलब स्थापित कर दिया जाता है। मुख्यतः जब बंगाल पर जब जीत के आते हैं राजेंद्र प्रथम, क्या होता है? राजेंद्र प्रथम जब बंगाल पे आक्रमण करता है, तो बंगाल को जब जीत लेता है, तो वहां से गंगा को मतलब क्या करता है? लेकर आता है, ठीक है। और उसको मतलब क्या करता है? अपने शहर में मतलब क्या करता है? स्थापित करवाता है, और वहां पे एक नया राजधानी नया शहर बना दे, जिसका नाम गंगाई कोंड चोलपुरम नाम रखता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। जहां पर भी दक्षिण भारत में कोंड लगा, बतापी कोंड, ये फल्ला कोंड, तो समझिए बतापी का मतलब, बतापी या कोंड का मतलब क्या? जीत लिया गया, ठीक है। ध्यान में आपको ये रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत? तो गंगाई कोंड चोलपुरम की स्थापना की अगर बंगाल विजय के उपलक्ष्य में किया गया, किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा उसने उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे गंगाई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों का केंद्र बन गए। अब मंदिर जो था ना, तो मंदिर जो था विभिन्न एक्टिविटी का केंद्र था। मंदिर क्या था? तो आप देखोगे विभिन्न एक्टिविटी का केंद्र था, ध्यान में रखिएगा। मंदिर जो था विभिन्न एक्टिविटी का केंद्र था। तो मंदिर कोई मामूली नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, सेंटर का भी केंद्र होता था। मंदिर जो था, तो मंदिर में विभिन्न प्रकार के लोग आते थे, मंदिर में मेला लगता था, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती थी, बहुत सारा सेंटर बन जाता था, काफी लोगों का यहाँ पे आना जाना हमेशा होता था। तो मंदिर जो था अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर बन गया था। तो मंदिर के पास जो बस्तियां जो होती थी घनी होती थी। अभी भी आप बनारस में चले जाए, अभी आप देवघर में चले, किसी भी मंदिर के आसपास चले जाए, वहां के बस्ती आपको इतनी ज्यादा घनी मिलेगी, नहीं इतनी ज्यादा घनी मिलेगी कि आप अगर मंदिर से बाहर निकलोगे तो ऐसा लगेगा मेरा दम घुट रहा है, ठीक है। तो यही रीजन था, सब मंदिर के आसपास मतलब बस्ती जो थी काफी अधिक मतलब घना होते चली गई, क्योंकि मंदिर जो था बहुत अधिक अर्थव्यवस्था का केंद्र था। यहाँ पे लोग शिल्प उत्पादन करते थे, और यहाँ पे मतलब लोग जो था, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। मंदिर में केवल शासक तो भूमि दान में देता ही था, साथ में अन्य लोग जो आते थे वो भी मंदिर को बहुत अधिक संसाधन वगैरह देते थे, या फिर उनको चढ़ावा चढ़ाते थे। इससे भी मंदिर जो था काफी अधिक संपन्न हो गए थे, ठीक है। और दूसरा रीजन ये भी था, लोग मंदिरों में अपना धन तक रहते थे, ठीक है। जस्ट बिलोंग मंदिर जो था वर्क लाइक बैंक, ठीक है। मंदिर में लोग क्या करते थे? धन को भी मतलब रखते थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस भूमि पर उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे। पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, ठीक है, मेहतर थे, और संगीतकार थे, नर्तक थे, इत्यादि थे। आई थिंक आप सारे चीजों का आप इसमें समझ, नर्तक समझ रहे हैं, संगीतकार समझ रहे हैं। मेहतर का काम जो होता था सफाई का ध्यान रखना, ठीक है। बावर्ची आप लोग जान रहे, भुवन बजाता था। मालाकार जानते थे, मंदिर में चलने वाला माला को गार्लैंड कहते, वो काम करता था। पुरोहित मंदिर का ध्यान रखते थे, पूजा पाठ करवाते थे। ये सारा लोग जो थे क्या थे? ये मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इन सारा का जिम्मेवारी किसका होता था? आसपास के लोगों का मतलब ध्यान होता था, जो कि इनका ध्यान रखे। मुख्य राजा भी क्या करता था? मंदिर को फंड होता था, इनकी इनसे मतलब इनकी मतलब क्या होती थी? दिनचर्या मतलब चलती थी। समझ में आ रहा है चीज? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मंदिर दिख रहा है ना, मंदिर दिख रहा है कैसा है? देखिए मंदिर, देखिए ये ऊपर से आ रहा है, नीचे की ओर एकदम बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है मंदिर क्या होते जा रहा है? पतला होते जा रहा है, ठीक है, विशेष प्रकार का मंदिर, ठीक है। ऐसा मंदिर आपको दक्षिण भारत में मिलेगा, जो कि नीचे से एकदम मतलब क्या होता है? बड़ा सा होगा, लेकिन ऊपर की ओर पतला होते जाता होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? पिछले क्लास में मैंने बताया था ना, क्या बोलते थे इनको? शिखर।
शिखर बोलते हैं तो ना बहुत सर। सुंदर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। गंगाई कोंचोपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई है, उन्हें भी देखिए, ठीक है। तो ये पत्थर की प्रतिमा को अलंकृत की गई थी, या किस तरीके से मंदिर बनाते थे तो हमने बता दिया था। एकास्मक मंदिर जो होता था वे पत्थर को किस तरीके से बड़े बड़े रथ को लाया, बड़े बड़े पत्थर को लाया जाता था, उनको मतलब अलग अलग हिस्सों में मतलब काट करके बांट के मतलब क्या किया जाता था, इनको मतलब वो किया जाता था, समझ रहे हैं, सजाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और कर रहे हैं, उसके बाद खत्म करेंगे इसको, नेक्स्ट कल भी क्लास चलेगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आर्थिक तो बता ही दिया, सारा अर्थव्यवस्था इन्हीं के आसपास थी। सामाजिक केंद्र भी था, लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। सांस्कृतिक केंद्र भी था, क्योंकि मंदिर में होने वाली पूजा प्रार्थनाएं में लोग जो थे बहुत अधिक मतलब सम्मिलित होते थे, नृत्य वगैरह भी हुआ करती थी, ठीक है, जो कि भगवान के सम्मान में होता था, इसलिए भी सांस्कृतिक कल्चर का केंद्र था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मंदिर के साथ लोग जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्टता, कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों के भी बनाई जाती थी। अब भगत में किसका, तो ज्यादातर शासक अपनी प्रतिमा बना लेती थी। ये चोलकालीन प्रतिमाएं हैं, ठीक है। ये चोलकालीन प्रतिमा है। चोलकालीन प्रतिमा में सबसे प्रमुख प्रतिमा अगर बोलेगा तो शिव जी का तांडव करता हुआ मूर्ति है, ठीक है। कौन सा मूर्ति देखे हुएगा, शिव जी का जो तांडव करता मूर्ति, जो कि नटराज की मूर्ति जो है, जो कि नटराज वाला। चोलकालीन प्रतिमा है, जो कि सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा मानी जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसका चर्चा किया है कि नहीं किया है, जरूर ही किया होगा, कहीं ना कहीं तो कर ही दिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा चोलकालीन प्रतिमाएं की विशेषता क्या, तो कांस्य की प्रतिमा इसका विशेषता है। अब बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब उनको उद्गृत किया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक आज आपको पढ़ा दिया, कल हमने कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका क्विज भी आप लोग को करवा देंगे, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, किसी भी तरह की कोई कठिनाई? नो सर। ये क्लास आपकी, ठीक है, यूट्यूब पे चली जाएगी, जिनको रिवीजन करना होगा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। 11 चलिए, बजे से चलता है ना? बिल्कुल 11 सॉरी। बजे से 6 क्लास को मैंने एनसीईआरटी खत्म किया है, और अभी आपका 7 क्लास का भी हम लोग 2 चैप्टर में है, जल्दी ही इसको खत्म करेंगे, फिर 8 में चलेंगे। हमारा उद्देश्य है पूरे एनसीईआरटी को कवर करवा देना, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट एनसीईआरटी का। हम हिस्ट्री स्पेशलिस्ट है, इसलिए पहले हिस्ट्री करें, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर साइंस की तरफ भी हम लोग रुख करेंगे, ठीक है। समझ गए? जी जी यहाँ सर। तक कर लिए, कल जी इस सर। चैप्टर को खत्म करेंगे, और उसके बाद थोड़ा आगे के चैप्टर को भी 2 लेसन में इसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, 2 चैप्टर में। एक चैप्टर जो है इसका एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट जो है कल इसका होगा, ठीक है। चलिए।